आपका स्वागत है भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस क्लास में। मैं हर्षाद अली। संविधान के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे भाग 5 में संघ की विधायिका यानी लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन या यूनियन लेजिस्लेचर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, सामने हमारे प्रश्न यही होगा कि विधायिका या लेजिस्लेचर किसको कहते हैं। यदि मैं बात करूं विधायिका की, देखिए आज की जो हमारी चर्चा है वो विधायिका पर है। ठीक है, विधायिका, विधायिका को एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, विधानमंडल भी हम इसको कहते हैं विधानमंडल। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। अब आपसे पूछा जाता है कि विधायिका जो होती है ये सरकार के या लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जिसका कार्य क्या होता है, संपूर्ण देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, संपूर्ण देश के लिए जो विधायिका का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, कानूनों का निर्माण करना, ये क्या होता है, विधायिका का कार्य होता है। क्या होता है ये विधायिका का कार्य, फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है, कानून, देश के लिए कानूनों का, विधियों का, या कानून आपको मिलेगा या विधि, विधि भी आप किसको बोलते हैं, ठीक है, कानूनों को ही बोलते हैं, या विधियों का निर्माण करना, लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, इसका काम क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी आप कह सकते हैं इसको। कौन सी है, विधायिका। अब हमारे देश में संपूर्ण देश के लिए कानूनों का निर्माण करने वाली जो संस्था है उसका नाम आप जानते हैं। हमारे देश की जो विधायिका है, अगर संघ स्तर पर हम बात करें, हम संघ की ही बात कर रहे हैं। संघ मतलब केंद्र को बोलते हैं। ठीक है, केंद्र को बोलते हैं, और केंद्र स्तर पर या संघ स्तर पर या पूरे देश की जो सरकार होती है उसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं। तो केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन, या हम कहेंगे कि संघ कार्यपालिका कौन होती है, देश में कानूनों का निर्माण करने का कार्य किसका है, विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। लेकिन इस विधायिका का नाम भी तो होगा। हमारे देश में जो संघ की विधायिका है, हमारे देश में जो संघ की विधायिका है उसको हम कहते हैं संसद, उसको हम कहते हैं संसद या पार्लियामेंट। यानी हमारे देश में जो संस्था विधि यानी कानून का निर्माण करेगी वो कहलाएगी संसद। तो हमारे देश में विधायिका का क्या नाम है, संसद। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या संसद अगर आपको देखने को मिलती है तो कहां मिलती है, ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन को कहा जाता है संसद की जननी। ठीक, तो हमारा पूरा सिस्टम ब्रिटेन की ही देन है एक तरीके से। तो संघ की विधायिका क्या हुई, संसद। हमारे देश में जो सबसे बड़ी संस्था कानूनों का निर्माण करती है वो पार्लियामेंट या फिर संसद कहलाती है। तो हमारे देश की या भारत की जो विधायिका है वो संसद है। अब यहां पर एक प्रश्न और बन जाता है, ठीक है, कि भारत की जो विधायिका है वो क्या कहलाती है, संसद कहलाती है। लेकिन कुछ अन्य देश ऐसे हैं वहां पर इन विधायिकाओं का नाम आपको कहीं पर संसद मिलेगा और कहीं पर कुछ और नाम भी होते हैं। तो पहले हम इन्हीं नामों को देख लेते हैं कि किसी देश में विधायिका को किस नाम से पुकारा जाता है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और आप यहां पर देखिए, संसद क्या है, देश में कानूनों का निर्माण करने वाली एक संस्था है। तो हमारे देश की जो संसद है, संसद कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक, तो अभी आप यहां पर ये देख पा रहे हैं, ये है हमारी वर्तमान संसद भवन। जो नई संसद हमारी जो बनी है वो ये वाली है। ठीक है, वो ये वाली है, ये नई संसद है। अगर हम बात करें अपनी ओल्ड संसद की, जो ब्रिटिश काल में बनी थी, अंग्रेजों के समय में बनी थी, वो संसद हमारी कहां पर है, ये जो पीछे आप सर्कल देख रहे हो यही है हमारी वो पुरानी वाली संसद। देखो यहां पर आपको दिख रही होगी, ये गोल सर्कुलर है। देखो जो पुरानी संसद है हमारी वो सर्कुलर है, एकदम गोल है। ठीक है, इसके अलावा ये अगर आप देखोगे एक ट्राइंगल शेप है लगभग। ठीक है, लगभग ट्राइंगल शेप हम कह सकते हैं, कॉर्नर्स पर से राउंड भी है, मुड़ी है ये थोड़ी। ठीक, चलिए तो संसद पर हम बात जो है एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे कि संसद के फीचर, पुरानी वाली संसद और नई वाली संसद के जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो। लेकिन अब हम बात करेंगे संसद के नामों की, पहले चर्चा कर लेते हैं। तो विधायिका क्या होती है, देश में जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है उसको विधायिका कहते हैं। और भारत में विधायिका का नाम है संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे इससे ज्यादा आप बेसिक जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा बेसिक होगा भी नहीं, आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। अब देखोगे बहुत सारे देश हैं यहाँ पर,
उन देशों की लिस्ट है। उन देशों में जो विधायिका है, कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं। जैसे हम अपने देश से ही शुरू करेंगे, सबसे ऊपर हम भारत को रखेंगे। भारत, राजधानी कहां पर है, नई दिल्ली। तो जो देश होते हैं, जो उनकी राजधानियां होती हैं, उन राजधानियों में ही एक तरीके से क्या होते हैं, जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उनका सेटअप किया जाता है। तो हमारे देश की विधायिका का नाम है संसद, जो कहां पर है, नई दिल्ली में है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। ये ब्रिटेन और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको शामिल करके यूके कहते हैं हम। इसमें इसकी राजधानी लंदन है, और लंदन में भी, या फिर आप कहेंगे यूके में भी, जो विधायिका है उसका नाम संसद ही है, यानी पार्लियामेंट ही है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया, और इसकी जो संसद है उसको भी हम पार्लियामेंट ही कहते हैं। तो देखो, कुछ देश ऐसे हैं जैसे हम अपने देश में विधायिका को पार्लियामेंट कहते हैं, अन्य देशों में भी विधायिका को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए, यहां हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, पता होनी चाहिए हमको। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसकी जो संसद है उसको कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। ईरान की जो संसद है, ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान में स्थित है मजलिस। मजलिस क्या है, मजलिस है ईरान की, मजलिस क्या है, ईरान की संसद का नाम है। ऐसे ही इराक की राजधानी है बगदाद, और नेशनल असेंबली, इराक की राजधानी बगदाद है, और उसकी राजधानी में जो उसकी संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या है, इराक की संसद है। आगे देखें, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये याद रखना है। जापान की जो संसद है इसको कहते हैं डाइट, डाइट, ठीक है। डाइट बोले या डाइट बोलते हैं, या फिर पूरा पढ़ेंगे तो द नेशनल डाइट, द नेशनल डाइट, ठीक है, द नेशनल डाइट। चीन की जो संसद है, चीन की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग में जो संसद है उसका नाम क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी। आता है परीक्षा में, प्रश्न कभी कभी आ जाता है, नेशनल पीपल कांग्रेस। ये चीन की संसद का नाम है। यूएसए, अमेरिका, इंटरेस्टिंग है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। अब आप कहेंगे हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल सही है, हमारे देश में एक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी को हम बोल देते हैं सिंपली कांग्रेस, ठीक है। तो हमारे देश में एक पार्टी का नाम है कांग्रेस, ये सिंपली इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूरा नाम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। लेकिन अगर हम यूएसए में देखेंगे, अमेरिका में, तो अमेरिका में जो अमेरिका की संसद है वहां उसकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। आयरलैंड की जो राजधानी डबलिन है, और उसमें ओरेचास, ठीक है, ओरेचार्स जो है ये आयरलैंड की क्या है, संसद है या विधायिका है। इजराइल, देखो ये हमने कुछ ऐसे लिए हैं जो हाल फिलहाल न्यूज में भी रहे हैं, प्रश्न आ सकता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, इसकी जो संसद का नाम है वो नेसेट, नेसेट। मालदीव भी चर्चा में रहा है, आपको पता है, इसकी राजधानी पुरुष है, और इसकी जो वो है, मतलब संसद है, वो पीपल्स मजलिस। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नेपिता है, और ये है पाई डोंगसू हुटाव, ठीक है, पाई डोंगसू हुटाव म्यांमार की संसद का नाम है। सऊदी अरब की राजधानी अगर आप देखें रियाद, और इसमें मजलिस अल शुरा, मजलिस अल शुरा, मजलिस अल शुरा क्या है, मजलिस अल शुरा जो सऊदी अरब है वहां की संसद का नाम है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और इसकी संसद का नाम है क्रोटेस, क्रोटेस। याद रहेगा, एटलीस्ट इतनी संसदों के नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इनमें से आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हमने कुछ एडिशनली और बताए हैं। इसमें से कुछ हम और फैक्ट भी आपको देंगे, क्योंकि फैक्ट में से अब प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। विश्व की सबसे बड़ी संसद किसकी है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी। देखिए, अब हम कॉन्सेप्ट पर आए नहीं हैं, लॉ मेकिंग जब होगा, विधेयकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, कैसे कानून बनता है, उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि अभी तो ये एकदम हम भूमिका ही बना रहे हैं, भूमिका से भी इतने सारे प्रश्न बनते हैं, और अलग अलग देशों के साथ हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन की संसद है, ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस जो चीन की संसद है उसका नाम है। क्लियर, आगे चलें। चीन की संसद का आधिकारिक नाम नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी है। अब 2023 में अगर आप देखोगे, ठीक है, लेटेस्ट डेटा ये है हमारे पास चीन का, तो इसमें हम बोल तो रहे हैं चीन की संसद सबसे बड़ी है, लेकिन जब हम सबसे बड़ी बोलेंगे तो उसके सदस्य हमें पता होनी चाहिए कितने सदस्य हैं। दुनिया की सबसे बड़ा विधायी निकाय चीन का है, इसमें 2977 सदस्य हैं, या आप कह सकते हैं कि 2900 से ज्यादा हैं। ये भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, और 5 मार्च 2023 को बीजिंग में अपना पहला सत्र शुरू होने से पहले ये 14वीं नेशनल पीपल कांग्रेस थी, ठीक है। इसके लिए 2977 प्रतिनिधि चुने गए।
अब जापान की जो संसद है उसको डाइट बोलते हैं हम, ठीक है, डाइट, द नेशनल डाइट बोलेंगे, डाइट बोलेंगे। तो इसमें जो निचला सदन होता है, देखिए किसी किसी देश में जो विधायिकाएं होती हैं उसमें क्या होते हैं, किसी भी विधायिका की अगर हम बात करेंगे, हमारे देश की विधायिका की बात करें तो उसमें दो सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, दो तो हैं सदन। कोई भी कानून जब बनाना होगा तो लोकसभा में लेकर के आया जाएगा, लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, दोनों जगह से पास कर दिया जाएगा। उसके बाद एक होते हैं प्रेसिडेंट, दोनों से पास होने के बाद वो कानून प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून बनता है, अन्यथा नहीं बनता। ठीक, ये हो गए। किसी किसी देश में क्या होता है, एक ही सदन होता है, वहां की विधायिका में किसी में एक ही सदन होगा, किसी में दो सदन होते हैं, हमारे यहां भी दो सदन हैं। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति हैं वो एक तरीके से किसी भी सदन का भाग नहीं होते हैं, वो संसद का अंग होते हैं। जैसे संसद का अंग क्या है, लोकसभा राज्यसभा संसद का अंग है, ऐसे राष्ट्रपति संसद का अंग है। आगे चर्चा करेंगे इसकी भी, अभी फिलहाल इतना ही जानिए। दुनिया की, अच्छा इसमें देखो जो निचली सदन होता है, हमारे देश में निचले सदन को कहते हैं हम लोकसभा। हमारे देश में जो लोकसभा है, ठीक है, वो निचला सदन है, ठीक है, लोअर हाउस है निचला सदन। और जापान की जो है वो है प्रतिनिधि सभा, है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। ऊपरी सदन को कहते हैं पार्षद सभा, द हाउस ऑफ द काउंसलर्स। इतना आप याद रखेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी संसद आइसलैंड की है, ठीक है, आइसलैंड की जो संसद है उसका नाम क्या है, अल्थिंग है, अल्थिंग है, ठीक है, अल्थिंग है। आइसलैंड की संसद है अल्थिंग। दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है वो अपनी कार्यवाही 4 आधिकारिक भाषाओं में करती है, अंग्रेजी, अफ्रीकी, जुलू और सेसोतो भाषा में। इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, जो रवांडा है, रवांडा की जो संसद है वो असाधारण लैंगिक समानता के लिए जानी जाती है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, क्योंकि इस संसद में 60% से अधिक सीटों पर महिलाएं हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई अगर विधायिका है तो वो रवांडा की है। ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन के भीतर एक बनाया गया है कैफे, क्वींस टेरेस कैफे। ये कहां पर है, किस संसद में है, ऐसा मिल जाएगा प्रश्न। जो जब रानी वहां की आती हैं तो उनके भोजन के लिए एक प्राइवेट प्लेस है ये, ठीक है, या प्राइवेट स्पेस है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे बड़ी विधायिका संसद किस देश की है, ऐसे प्रश्न पूछ देगा। सिंपली कर देंगे नहीं नहीं नहीं, चीन, ठीक है, चीन की सबसे बड़ी संसद है। अब देखो पार्लियामेंट की अब हम बात करेंगे। देखिए संसद, तो हमारे देश में संसद कहा जाता है। अब संसद से ही आगे बढ़ाएंगे कहानी को। संसद में आर्टिकल 79 में कहा गया है, संसद के बारे में आर्टिकल 79 में कहा गया है, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है, भारत में एक संसद होगी। और संसद के क्या होंगे, संसद के दो सदन होंगे। संसद में अगर आपसे पूछा जाए, संसद के सदन होंगे दो, संसद में दो सदन होंगे, हाउसेस कहेंगे इनको। दो सदन कौन कौन से हैं, एक है लोकसभा, संसद के दो सदनों में एक है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। ये है निचला सदन, ठीक है, इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। और ये है उच्च सदन, राज्यसभा है उच्च सदन। दो सदन होंगे। अगर आपसे पूछे सदन की बात करेगा तो दो होंगे। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि संसद के कुल कितने अंग हैं, अंग की बात करेंगे तो अंग होते हैं 3 संसद के, इसलिए अलग अलग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अंग कौन कौन से हैं, नंबर 1 इज लोकसभा, ठीक है, संसद के अभिन्न अंग है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। तो अंग कितने हुए, नंबर 3, और सदन कितने हुए नंबर में, अगर आपसे पूछेगा संख्या में तो 2, ठीक है, 2, इसलिए बताना यहां आवश्यक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, प्रश्न आता है कई बार। तो इसमें अगर हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो ना तो लोकसभा का ही सदस्य होता है, ठीक है, और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है, इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है, संसद का अभिन्न अंग जरूर है। सदस्य नहीं होगा किसी भी सदन का, लेकिन अंग जरूर होगा वो संसद का, ठीक।
यानी राष्ट्रपति यहां नहीं होगा, राष्ट्रपति यहां भी नहीं होगा, वो संसद में बिल्कुल सेपरेट, इनके इक्वली, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों इक्वल अंग माने गए हैं किसके, संसद के। और दो सदन जो माने गए हैं वो कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, यहां पहले मान लो कोई कानून बनना है और जिस विषय पर कानून बनना है उसका पहले प्रस्ताव लेकर के आ जाते हैं। जो प्रस्ताव है मान लो किसी एक सदन में पेश किया, लोकसभा में पेश किया, तो यहां से वो पास हो गया, पास होने के बाद वो राज्यसभा में पहुंचा तो यहां भी पास हो गया, यहां से पास होने के बाद ये जो है, अभी तक ये जो है विधेयक विधेयक ही रहेगा, बिल बिल ही रहेगा, जब तक जो राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते। फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जब इस पर अपने सिग्नेचर कर देंगे तब ये कहलाएगा कानून या विधि। क्लियर। आइए अब यहां पर हम आपको कुछ फैक्ट देखिए इसके। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, और संसद में अगर आपसे पूछे, एक संसद के 3 अंग बताए गए हैं, 3 अंग या 3 भाग हैं। नंबर 1, चाहे तो आप दोनों सदनों में लिखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कैसे भी पढ़ सकते हैं। 3 अंग बताए गए हैं और 2 सदन हैं। 2 सदन कौन से हैं, ठीक है, 3 अंगों में 2 सदन हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा। लोकसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए लोकसभा के हमें कुछ अन्य नाम मिलते हैं और परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं इस पर। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में भी दिया हुआ है। तो इसमें लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस, इसको कहते हैं अस्थाई सदन। ठीक है, देखिए जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, इसको ही हम लोकसभा कहते हैं। अस्थाई सदन इसलिए है क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और कार्यकाल तो 5 वर्ष तक होता है, लेकिन इससे समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, समय के बाद भी, इसलिए निश्चित नहीं है, ये अस्थाई है। लोकप्रिय सदन है, पॉपुलर हाउस है। ठीक है, आम जनता चुन करके व्यक्तियों को या अपने प्रतिनिधियों को यहां भेजती है। इसको प्रथम सदन या फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं। 4 से 5 नाम है, यू शुड रिमेंबर ऑल दी नेम्स। ठीक है, मैं देख लेता हूं एक बार आपको विजिबल है कि नहीं। हाँ, ये नाम याद रखिए। अब लोकसभा का जो नाम है वो 1954 में रखा गया था। इससे पहले 1954 में इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल। तो आपको याद रखेंगे, हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं, लोकसभा को। हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं, लोकसभा को। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही जानकारी से पूर्ण है। ये वाली जानकारी आपको बहुत जरूरी है, और ये आपको पहले से भी होगी इसकी जानकारी। देखिए लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं, जो हमारा संविधान अलाउ करता है, हमारे देश का संविधान अलाउ करता है कि लोकसभा के अंतर्गत, चलिए हम उधर आते हैं। अब एक एक सदन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम सदन देख रहे हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा, लोकसभा में जो कुल स्ट्रेंथ है वो है 552 हो सकती है। ठीक है, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या या सीट्स की संख्या, या इनको कहेंगे सांसद। ठीक है, सदस्य लिख देता हूं मैं यहां पर। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, इसमें बोला अधिकतम, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552। अधिकतम हो सकते हैं 552 हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। यहां से लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 552 हो सकती है, इतना हमारे देश का संविधान अलाउ करता है। और ये 552 में जो डिवाइड किए हुए हैं, 552 में अगर आप देखेंगे कुछ तो होंगे निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है जो चुनाव के थ्रू आएंगे, इलेक्शन के थ्रू आएंगे। ठीक है, इलेक्शन कितने लोगों का, अधिकतम कितनी सीट है इलेक्शन के लिए, 550। ठीक है, 550 निर्वाचित सदस्य हैं, और इसमें 2 सदस्य जो बचे वो मनोनीत हो सकते हैं। मनोनीत, मनोनीत इसमें कितने हो सकते हैं, 2। मनोनीत 2 हो सकते हैं। 550 और 2 ये हो गए 552। तो लोकसभा में ये क्या है, इतना ये जो दिया है, ये लोकसभा में सीमा है, अधिकतम सीमा 500। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552, 552 से अधिक नहीं होगी। तो ये अधिकतम संख्या ये है, 552 से अधिक नहीं होगी, लेकिन इससे कम हो सकती है। और जब भी होगी संख्या तो निर्वाचित वालों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं होगी, और मनोनीत जो सदस्य होंगे उनकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं होगी। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। ठीक है, ये जो 2 हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं। ठीक है, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता एक तरीके से यूरोपीय थे, जिनका पिता के कुल से जो है जो लोग
कहाँ के थे, यूरोप के किसी देश के थे, वो कहलाते हैं आंग्ल भारतीय। अब देखो लोकसभा में, अब इनको हमने जो चार्ट देखा उसको ऐसे पढ़ सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552। अधिकतम शब्द को देखिएगा ध्यान से, जिसमें निर्वाचित होंगे 550 सदस्य और मनोनीत सदस्य होंगे 2। अब बात आती है 550 में से अगर आपसे पूछा जाए, 550 में से अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, 550 में से भाई निर्वाचित चुनाव होंगे, तो अब जो चुनाव होंगे जिसमें से 530 जो सदस्य हैं, 550 में से 530 जो आएंगे किससे, स्टेट से आएंगे, राज्यों से, इन राज्यों से 530 सदस्य चुने जाएंगे। बाकी जो 20 सदस्य हैं वो कहां से चुने जाएंगे, यूटी से चुने जाएंगे, यूटी से। ठीक है, तो आप इतना भी याद रख पाएंगे। देखिए 530 सदस्य आउट ऑफ 550 में से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और ये दो हैं ये आंग्ल भारतीय हैं। अब देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत संविधान के निर्माण के दौरान जो एंग्लो इंडियन है इस समुदाय के, इसको आरक्षण दिया गया था। अनुच्छेद 371 ये कहता है कि संविधान के शुरू होने के 10 साल बाद तक ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा। देखिए जब हमारे देश में अंग्रेज रहते थे, ठीक है, तो कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो आजादी के बाद भी वो हमारे देश में ही रह गए, उन्होंने ये समझा कि हम यहीं पर रहेंगे, और जब यहीं पर रहेंगे तो अब वर्तमान में यदि अंग्रेजों को हम देखते भी हैं तो हम यही कहते हैं कि इन्होंने हमारे देश पर राज किया, उनको हीन भावना से देखते हैं, ठीक है, उन अंग्रेजों को। और बहुत सारे अंग्रेज जो यहाँ पर रहे, उन अंग्रेजों ने भारत में रहकर भारतीय महिलाओं से भी शादियां की थी, उनसे विवाह किया, उनसे विवाह होने के बाद जो उनके संतानें हुई वही एंग्लो इंडियन कहलाती। क्लियर? जो यूरोपीय देश का कोई नागरिक, या जिनको हम सिंपली ब्रिटेन से आए हुए कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं, कोई अंग्रेज यहाँ भारत में आजादी के बाद भी रहा और हम यहाँ की महिला से शादी की, भारतीय महिला से शादी होने के बाद जो संतान उनको हुई वो आंग्ल भारतीय कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति, 2 आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, और करते आ रहे थे अभी तक, 2020 तक ऐसे ही मनोनीत करते आ रहे थे। तो वहां यह प्रावधान किया गया क्योंकि इस समुदाय के लोग अगर भारत में हैं, आंग्ल भारतीय बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत में हैं, जैसे एक टॉम अल्टर हैं, शक्तिमान सभी ने देखा होगा, शक्तिमान सीरियल किसने नहीं देखा होगा, शक्तिमान सबने देखा, उसमें एक टॉम अल्टर हैं, ठीक है, टॉम अल्टर जिन्होंने शक्तिमान के महागुरु का किरदार निभाया था, वो भी एक तरीके से आप उनको भी कह सकते हैं कि वो एक ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, यूरोपीय थे। ठीक, चलिए, और अन्य भी हैं बहुत सारे ऐसे आंग्ल भारतीय भारत में रहते हैं। तो ये देखा गया भारत के संविधान निर्माताओं ने कि जब ये आंग्ल भारतीय भारत में रहेंगे तो भारतीय, जो भारत के मूल निवासी, जो भारत के नागरिक हैं एक्चुअल में, उनकी हीन भावना, वो हीन भावना से इन लोगों को ना देखें। तो इनका भी प्रतिनिधित्व कहाँ होना चाहिए, संसद में इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए इनको 2 सीट दी गई। ठीक है, और ये 10 सालों के लिए क्या गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के 1960 तक, 10 साल तक के लिए क्या किया गया, इस प्रावधान को लागू किया गया कि 10 साल तक, अगले 10 साल तक 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे लोकसभा में। ठीक है, अगर उनकी स्ट्रेंथ या पॉपुलेशन ये ठीक ठाक हो जाती है तो उसके बाद में इनको समाप्त भी कह सकता है या आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसे ही करते करते जो भी सरकारें आती गई 10-10 साल के लिए ये बढ़ाती चली गई। 70 आया, 1980 आया, 90 आया, 2000 आया, फिर 2010 आया, 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। फिर आया 2020 में इसको फिर से रिन्यू करना था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि इन 2 आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन है, जो मनोनीत करते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसको एक्सटेंड नहीं किया अगले 10 वर्षों के लिए। और अगर आप देखेंगे इनकी पॉपुलेशन, इनका प्रतिनिधित्व, और अपने दम पर ये लोग अब वोटों में चुन करके आने लगे हैं, तो इसलिए मनोनयन को भी यहां पर रद्द कर दिया गया है। क्लियर? तो ये वर्तमान क्या है, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जो आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं। देखिए लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, अब वर्तमान की बात करते हैं। देखें वर्तमान की बात करते हैं, इतने तो अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान संख्या क्या कहती है, वर्तमान में लोकसभा में वर्तमान में सदस्य कितने होंगे, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, यहां करेंगे वर्तमान में कितने हो सकते हैं। आपको पता है वर्तमान में सारे निर्वाचित हैं, निर्वाचित और मनोनीत कहेंगे, मनोनीत को अब एक्सटेंशन मिला ही नहीं, तो 2 मनोनीत हटा दीजिए वहां से। वर्तमान में कितने हैं, पहले स्ट्रेंथ हुआ करती थी वर्तमान में 543,
सॉरी 545 हुआ करती थी। अब जब दो यहां से घटा दिए हैं ये वाले, इनको एक्सटेंशन ही नहीं मिला तो कितने रह गए 543। अब केवल निर्वाचित होने वाले ही आते हैं। ठीक है, यहां पर शायद ये नंबर कट रहा है आपको, मैं इधर कर देता हूं इसको। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। ये 543 के 43 निर्वाचित हैं, ये इलेक्शन से ही आते हैं। जो अभी वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं 2024 के, ये 543 सदस्यों के लिए ही हैं। लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं इस वक्त 2024 में। लिख दीजिए यहां पर 2024 में 543 सीट पर, यानी 2 अंगल भारतीय अब मनोनयन नहीं होंगे, 2020 में ही समाप्त कर दिया उसको। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब और बात कर लेते हैं, जिसमें से अब इसमें से राज्यों से कितने आएंगे? राज्यों से कितने? 500। राज्यों से कितने होने चाहिए? 530 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसलिए राज्यों में रखें कितने? राज्यों से जो आएंगे वो 524 आएंगे। ठीक है, 524 आएंगे राज्यों से। इसके अलावा 19 आ जाएंगे यूटी से। ठीक है, इसके अलावा यूटी से आ जाएंगे हमारे 19। अब देखो कितने हो गए? 43 ही हो रहे होंगे, है ना। इस चीज को आप ऐसे भी रीड आउट कर सकते हो, 543 टोटल हैं। राज्यों से आएंगे, जो राज्यों से चुने जाएंगे 524 इलेक्शन के थ्रू, और 19 यूटी से जाएंगे। अब देखो 1952 और 2002 के बीच में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की गई थी। अभी हमने जो आपको पूरा एक्सप्लेन किया है वही है ये। तो भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता था। 2020 में क्या किया गया? 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में, देखो राज्यों में होता, अगर हम देखें संसद में होता था 2 सदस्यों का मनोनयन, और जो राज्य का विधानमंडल है वहां पर 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था। तो यहां पर क्या है, दोनों को ही अब समाप्त कर दिया गया है। तो यहां पर 126वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, इसके द्वारा इसको बंद कर दिया, जो कि एक्चुअल में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, इसके थ्रू इसको आगे 10 साल का एक्सटेंशन नहीं मिला। तो अब इसलिए जब एक्सटेंशन नहीं मिला तो आगे ये सीट नहीं आएंगी नॉमिनेशन के थ्रू। अब देखो सबसे ज्यादा अधिकतम सीटें कहां है, कौन से राज्य में? वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीटें कहां पर मिलेंगी? उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें हैं लोकसभा की सबसे ज्यादा। उससे कम है महाराष्ट्र में 48 सीटें। उससे कम है बिहार में 40 सीटें। पश्चिम बंगाल में है 42 सीटें। तमिलनाडु में है 39 सीटें। एटलीस्ट ये 5 स्टेट तो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये पांचों का नंबर पूछ लेता है। 2-2 सीटों वाले कौन से हैं? हम लगा दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, गोवा में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं। मणिपुर में भी 2 सीटें हैं। ठीक है, ये 2-2 सीटों वाले राज्य हैं, लोकसभा सीटों वाले। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम ये 1-1 सीट वाले हैं। कभी कभी इन पे भी प्रश्न दे देता है। और अगर आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है तो वो भी है आपके लिए। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 है हमारे पास। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, लद्दाख में 1 सीट है। आगे हम बात करें, पुडुचेरी में 1 सीट है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 सीट है, निकोबार में 1 सीट है, दादरा नगर हवेली में 2 सीटें हैं। अब देखिए यहां पर कुछ सीटों की लिस्ट दी हुई है। राज्य है यहां पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, उसमें जनरल की सीटें कितनी हैं? 63, और एससी की सीटें 17। कभी यूपी में स्पेशली प्रश्न पूछ दे तो हमने मेंशन कर दिया। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 39 सीटें यूआर की हैं, 5 सीटें एससी की हैं, और एसटी की भी 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। याद रख सकते हैं। बाकी 5 राज्यों का आप याद रखिए, और यहां पर मैक्सिमम जो डबल डिजिट वाले हैं वो सारे राज्य आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने सारे राज्यों को लिस्ट किया है, ये आप पढ़ेंगे खुद से। ठीक है, जो मेन थे हमने आपको बता दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए, तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं इसको, और अगले उसमें हम लोकसभा के अधिकारी आदि को डिस्कस करेंगे, लोकसभा के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।